बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आखिर कौन सी नई खोज चंद्रयान 3 करेगा और चंद्रयान 2 का मिशन क्यों फेल हो गया था? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 22 अक्टूबर साल 2008 इंडिया की तरफ से चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर यह स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज की खोज करता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती है। वाटर ऑन द मून। चंद्रयान 1 पहली बार इसका ठोस सबूत लाता है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी मौजूद है। इस खबर को देखकर दुनिया भर के मुल्कों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज बढ़ जाता है। अमेरिका और चाइना की तरफ से रेगुलरली मून पर मिशन भेजे जाते हैं। इसराइल कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की। इसके अलावा जापान, यूरोप और रशिया की तरफ से भी कई लूनर मिशन प्लान किए जाते हैं। लेकिन आज दुनिया की नजर है इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पर। मून मिशन यानी चांद पर भेजे जाने वाले मिशन 5-6 अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सन 1950 में पहली बार था जब इंसानों ने चांद पर मिशन भेजने शुरू किए थे और तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी जैसे ऐसे इम्प्रूव होती गई है, इन मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी ही बढ़ती गई है। सबसे पहले सबसे सिंपल टाइप के मिशन होते हैं फ्लाई बाय मिशन। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है स्पेस में जो चांद के पास से गुजरे, यानी चांद के चारों तरफ ये गोल गोल नहीं घूमे बल्कि चांद के पास से उड़कर ये पागल से निकल जाए। सबसे पहले सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन की तरफ से लॉन्च किया गया था जनवरी 1959 में, जब उनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के बागल से गुजरा था। उसके 2 महीने बाद अमेरिका ने अपना पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया। उनका मकसद था दूर से ही चांद को स्टडी करना। अक्टूबर 1959 में जब सोवियत यूनियन लूना 3 लॉन्च करता है, तब हमें पहली बार चांद की एक फोटो करीब से देखने को मिलती है। यह पहली फोटो मून की दूसरी साइड की ली गई थी, जो मून की डार्क साइड होती है, जो जमीन से हमें नॉर्मली कभी देखती नहीं। आज के दिन फ्लाई बाय मिशन तब ही किए जाते हैं जब किसी और मिशन के रास्ते में चांद देख रहा हो। लेकिन चांद को ही अगर स्पेशली जांचना है तो आती है अगली कैटेगरी मिशंस की, जिन्हें ऑर्बिटर मिशंस कहा जाता है। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाते हैं। इसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है और यहां से ये चांद की सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं। टिल डेट 40 से ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन हो चुके हैं और आज के दिन तक ये मोस्ट कॉमन मून मिशन का टाइप है। सबसे पहले सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन सोवियत यूनियन की तरफ से साल 1966 में किया गया था, लूना 10। इसके बाद आती है अगली कैटेगरी इंपैक्ट मिशन की। ये मिशन ऑर्बिटर मिशन का ही एक एक्सटेंशन होते हैं। यह मेन स्पेसक्राफ्ट चांद के गिर्द ऑर्बिट करता रहता है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्सा डिटैच होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंड करता है, क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त ये मून से इंपैक्ट कर रहा होता है। इसलिए इन मिशन को इंपैक्ट मिशन कहा जाता है। आप सोचेंगे क्रैश लैंडिंग कराने का क्या तुक बनता है? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। क्रैश लैंडिंग करने तक का जो वक्त है जब वो चांद के करीब करीब जा रहा होता है, उसी वक्त में काफी सारी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स ली जा सकती है। इसलिए इंपैक्ट मिशन भी काफी यूजफुल होते हैं। चंद्रयान 1 भी एक इंपैक्ट मिशन था। जो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का अलग होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंडिंग करता है, उसे मून इंपैक्ट प्रोब कहा जाता है। चंद्रयान 1 के मून इंपैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, चंद्रास एल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर, शॉर्ट में इसे चेस कहा जाता है। यह एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो हर 4 सेकंड में रीडिंग लेता रहता था। जैसे ऐसे ये चांद के करीब जा रहा था क्रैश लैंड करने के लिए, तो इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से पता चला कि चांद के एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। यह मून इंपैक्ट प्रोब चांद के शेकेल्टन क्रेटर पर जाकर क्रैश करता है। यह क्रेटर पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है। इसे नाम दिया गया है जवाहिर पॉइंट। चंद्रयान 1 में एक ऑर्बिटर भी था जो अपना ऑर्बिटर मिशन अलग से कर रहा था। ऑब्वियसली ऑर्बिटर के बिना मून इंपैक्ट प्रोब लॉन्च भी नहीं किया जा सकता। इस ऑर्बिटर में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, मून मिनरोलॉजी मैपर M3। जब मून इंपैक्ट प्रोब जाकर क्रैश लैंड किया चांद पर,
तो चांद पर मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ी। उस मिट्टी को, उस लूनर सॉइल को एनालाइज किया इस इंस्ट्रूमेंट ने, और इसी एनालिसिस के बाद कंफर्म हुआ कि चांद की मिट्टी में भी पानी मौजूद है। चौथी कैटेगरी आती है मून मशीन की, लैंडर मशीन। यहां स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। क्रैश नहीं करना, आराम से उतारना है ताकि चांद पर लैंड कर सके। स्पेसक्राफ्ट का जो हिस्सा लैंड करता है उसे यूजुअली लैंडर कहा जाता है। यह करना बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने पहली बार यह ट्राई करने की कोशिश की तो पहले 15 अटेम्प्ट में वो फेल रहे। साल 1966 मिशन लूना 9 सोवियत यूनियन की तरफ से पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया जाता है। दुनिया की पहली सक्सेसफुल लैंडिंग थी ये मून पर, और इसी स्पेसक्राफ्ट ने पहली फोटो भी खींची चांद के सरफेस की। यह फोटो कुछ ऐसी देखती है। आमतौर पर ये जो लैंडर्स होते हैं ये काफी हैवी और बड़े बड़े होते हैं, तो ये चांद पर लैंड करके बस वहीं पर रुक जाते हैं, हिलते नहीं। इसके बाद अगर वहां चांद के ऊपर जाकर हिलना है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगली कैटेगरी आती है मून मिशंस की, जो कि है रोवर मिशंस। रोवर्स ये छोटे से रोबोट होते हैं जिन पर पाए लगे होते हैं ताकि ये लैंडर से बाहर निकलकर सरफेस पर मूव कर पाए। रोवर्स की मदद से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया जा सकता है चांद के सरफेस पर। पहला सक्सेसफुल रोवर चांद पर भेजा गया था नवंबर 1970 में, और गेस कर सकते हो कौन सा मुल्क था यहाँ पर? एक बार फिर से सोवियत यूनियन। इसके बाद आखिरी कैटेगरी होती है मून मिशंस की, ह्यूमन मिशन, जहां इंसानों को लैंडर में बिठाकर चांद पर उतारा जाता है और रोवर की जगह इंसान अपने पैरों का इस्तेमाल करके चांद की जमीन पर कदम रखते हैं। यह एक ऐसी चीज है जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहले कर ली 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। नासा की तरफ से आखिरी ह्यूमन मून मिशन 1972 को भेजा गया था, तो तब से लेकर अब तक किसी ने चांद पर कदम नहीं रखा। अब तक टोटल सिर्फ 12 लोगों ने ही चांद की जमीन पर कदम रखा है। ये सारे लोग नासा के थे। पहले रोवर मिशन पहले ह्यूमन मिशन के बाद किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ह्यूमन मिशन के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग जरूरी थी, लेकिन रोवर मिशन के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जिससे रोवर को डिवेलप किया जा सके, और ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदम रखने के 1 साल बाद ही हो पाया। चंद्रयान 2 का मिशन यहाँ पर एक रोवर मिशन के तौर पर प्लान किया गया था। अगर वो मिशन एज पर प्लान जाता तो विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, और उसके अंदर प्रज्ञान नाम का एक रोवर होता जो चांद पर उतरता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जब उतर रहा था, सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, वो अचानक से जाकर क्रैश लैंड कर जाता है। नवंबर 2019 में निकली फेलियर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक यह एक्सीडेंट एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था, लेकिन इसरो ने कभी इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया, और इस चीज को लेकर इसरो को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक इसरो बहुत ही हाईली ट्रांसपेरेंट रहा था। सब चीजें पब्लिक को रिवेल करता था, कब क्या सक्सेसफुल हुआ, कब क्या नहीं हुआ। कई महीनों तक इसरो ने यह भी क्लेम किया था कि जो लैंडर है वो इंटैक्ट है, टूटा नहीं है, बस मून पर टिल्ट होकर गिरा हुआ है। लेकिन फाइनली जब प्रेशर बढ़ा तो 1 जनवरी 2020 में जाकर इसरो के चीफ ने आकर एडमिट किया कि लैंडर एक्चुअली में क्रैश करके चकनाचूर हो चुका है। इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर पर स्क्रीन से दिखाया कि विक्रम लैंडर जब उतर रहा था और करीब 2 किलोमीटर ऊपर था सरफेस से, तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है, और जब वो करीब 335 मीटर ऊपर था सरफेस से, तब इसरो कांटेक्ट लूज कर जाता है। प्लान के अकॉर्डिंग 400 मीटर ऊपर पहुंचने तक विक्रम को अपनी ऑलमोस्ट सारी वेलोसिटी खो देनी थी, लेकिन 1 किलोमीटर की हाइट तक भी विक्रम की वर्टिकल वेलोसिटी 212 किलोमीटर पर आवर थी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 173 किलोमीटर पर आवर। इसरो के अब जो करंट चीफ है एस सोमनाथ, वो बताते हैं कि असल में विक्रम के इंजन में प्रॉब्लम थी।
टोटल 5 इंजन में से एक का थ्रस्ट थोड़ा ज्यादा था, जिसकी वजह से विक्रम अनस्टेबल हो गया था। असल में विक्रम को एक्चुअली फोटोज लेकर डिसाइड करना था कि एक्चुअल लैंडिंग स्पॉट कौन सा होगा, लेकिन फोटोज लेने के लिए कभी वो स्टेबल हो ही नहीं पाया। जब उसने अपनी डायरेक्शन करेक्ट करने की कोशिश की तो थ्रस्टर के मिस अलाइनमेंट की वजह से वो तेज तेज घूमने लग गया। और यहाँ विक्रम के सॉफ्टवेयर में भी एक लिमिट लगाई गई थी कि वो कितना तेज घूम सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हुई और इसी की वजह से अल्टीमेटली जाकर विक्रम क्रैश लैंड कर गया। अब चंद्रयान 3 की बात की जाए तो इसे लॉन्च किया गया है उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव चंद्रयान 2 नहीं कर पाया पूरा। कुछ गलती होने की गुंजाइश कम रखने के लिए काफी सारी मॉडिफिकेशन की गई है। पहले तो जो लैंडिंग एरिया है उसे और बड़ा कर, जहां चंद्रयान 2 के लिए 500 बाय 500 मीटर का पैच था, वही इस बार चंद्रयान 3 के लिए 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी लैंड कर सकता है। यह पिछली बारी से ऑलमोस्ट 40 गुना बड़ा एरिया है। दूसरा, चंद्रयान 3 में मौजूद विक्रम लैंडर को इस बार ज्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में रह पाए और सही लैंडिंग साइट ढूंढ पाए। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए गए हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो विक्रम लैंडर ज्यादा तेजी से घूम पाए। और चौथा, इस बार विक्रम लैंडर को सिर्फ फोटोज पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। लैंडिंग करने के लिए चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसे आधा सक्सेस बताया जाता है। आधा सक्सेस इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर भेजा गया था वो अभी भी काम कर रहा है। तो चंद्रयान 2 के उस ऑर्बिटर ने जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली थी उन्हें इस नए विक्रम लैंडर में फिट किया गया है ताकि उसकी लैंडिंग की जगह सही से डिसाइड किया जा सके। और विक्रम लैंडर का जो डिजाइन है चंद्रयान 3 में वो तकरीबन सेम है चंद्रयान 2 से, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की गई है। जैसे कि इसके जो पैर है वो और मजबूत बनाए गए हैं, इस पर ज्यादा सोलर सेल्स लगाए गए हैं और सेंसर इंप्रूव किए गए हैं। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 का भी मिशन ऑब्जेक्टिव वही है, चांद के साउथ पोल पर लैंड करना और एक रोवर उतारना। अब जो लैंडिंग की साइट है वो 70 डिग्री साउथ में है, जहां पर कई सारे क्रेटर्स मौजूद है जो हमेशा शेड में रहते हैं। वहां पर कभी कोई धूप नहीं पड़ती, इसलिए माना जाता है कि इन क्रेटर्स के अंदर कुछ बर्फ मौजूद हो सकती है। यहाँ यह मेंशन करना जरूरी है कि अब जब रोवर उतारा गया चंद्रयान 3 से चांद पर, तो उसे सिर्फ एक लूनर डे का टाइम मिला है अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। एक लूनर डे जमीन के 1 महीने के करीब जितना होता है, मतलब 2 हफ्ते का दिन और 2 हफ्ते रात समझ लो। तो इस हिसाब से जब चंद्रयान ने मून पर लैंडिंग की तो 23 अगस्त था, तब से सिर्फ 14 दिन का वक्त मिला है रोवर को सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। क्योंकि चंद्रयान 3 में मौजूद जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो लूनर नाइट्स के लिए नहीं बने। जब चांद पर रात होती है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है, -232 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नीचे जा सकता है। तो इतनी ठंड में कोई इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो विक्रम लैंडर का वजन है 1726 किलो और रोवर का वजन है 26 किलो। रोवर का नाम एक बार फिर से प्रज्ञान ही रखा गया है। इनमें 3 मॉड्यूल्स लगे हैं, एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल। लैंडर और रोवर का मकसद पहले ही बता चुके हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल का यहाँ पर मकसद है चंद्रयान को जमीन के ऑर्बिट से बाहर निकालना और चांद की तरफ भेजना। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से ही ये लैंडर और रोवर पहले चांद की ऑर्बिट में आए और जब ये 100 किलोमीटर के रेडियस में आ गए तब इन्हें लैंडिंग के लिए उतारा गया। इस मिशन में कोई ऑर्बिटर मॉड्यूल नहीं था क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और उसे ही दोबारा से यूज किया गया। लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल भी चांद के गिर्द 3 से 6 महीने तक मून की ऑर्बिट में ही चक्कर लगाता रहेगा। इसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा कम्युनिकेशन पर्पस के लिए और बाकी रीडिंग्स लेने के लिए। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक इंस्ट्रूमेंट लगा है, स्पेक्ट्रोपोलराइमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, शॉर्ट फॉर्म है शेप। ये छोटे छोटे एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेगा स्पेस में। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है।
प्रज्ञान पर 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, LIBS और APXS। LIBS का फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन एनालाइज करेगा कि कौन कौन से मिनरल्स चांद की मिट्टी में पाए जाते हैं। और दूसरा APXS का फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद पर मौजूद पत्थरों का एनालाइज करेगा। जब प्रज्ञान ये काम करेगा तो विक्रम लैंडर इसके कुछ फोटोज भी खींच रहा होगा और ये फोटोज हमें जल्दी देखने को मिल सकती है। विक्रम लैंडर पर खुद 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। पहला है रंबा। यह लेजर बीम के जरिए चांद पर मौजूद कुछ छोटे मोटे पत्थरों को पिघलाने की कोशिश करेगा और जो गैस इससे रिलीज होगी उसे एनालाइज करेगा। दूसरा है चेस्ट। यह थर्मल प्रॉपर्टीज मेजर करेगा कि मून के साउथ पोल में कितना दर्जा हरारत है। तीसरा है एल्सा। यह मेजर करेगा कि मून पर कितने मून क्विक्स होते हैं। इससे हम चांद के अंदरूनी मामलात और मेंटल स्ट्रक्चर को भी समझ पाएंगे। और चौथा इंस्ट्रूमेंट LRA। यह लेजर के जरिए जमीन से सिग्नल बाउंस करेगा। इसकी मदद से साइंटिस्ट एग्जैक्ट डिस्टेंस पता कर पाएंगे कि विक्रम लैंडर कहां पर लैंड किया है और चांद की रेंज क्या है, क्योंकि 5 और ऐसे रेट्रो रिफ्लेक्टर्स ऑलरेडी चांद पर मौजूद है। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस का पता लग पाएंगे हमें चांद पर। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड करके टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं चंद्रयान 3 में। इन 7 इंस्ट्रूमेंट को 7 पेलोड भी कह सकते हो। पेलोड का लफ्ज अक्सर इनके लिए यूज किया जाता है, लेकिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के अलावा यहाँ पर प्राइड का भी सवाल है। यह मिशन सक्सेसफुल रहा और यह इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। द एक्सप्लेनर टीम की तरफ से अब सब इंडियन को बहुत बहुत मुबारक हो। इंडिया चौथा मुल्क बन गया सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। वैसे चंद्रयान 1 का जो इम्पैक्ट मिशन था उसकी मदद से इंडिया ऑलरेडी 5वां मुल्क बन गया था चांद के सरफेस को टच करने वाला। सोवियत यूनियन, अमेरिका, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी यूरोप के बाद तब से लेकर अब तक 4 और मुल्क इस चीज को अचीव कर चुके हैं। चाइना, इजराइल, लक्समबर्ग और यूनाइटेड अरब इमारात। इन मुल्कों ने किया 2009, 2019, मार्च 2022 और दिसंबर 2022 में रिस्पेक्टिवली। चंद्रयान 3 के बाद इंडियन स्पेस एजेंसी का अगला बड़ा प्लान है गगनयान, एक स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना जिससे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में ले जाया जा सके। और ओरिजिनली ये प्लान किया गया था कि 2022 में ही हो जाएगा, लेकिन इस मिशन में काफी डिलेस देखने को मिले हैं। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 में किया जाएगा। मून मिशन की बात की जाए तो रशिया का लूना 25 अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ और लेटेस्ट अपडेट यह है कि यह क्रैश हो चुका है। मून पर तो यह वाला मिशन फेल रहा रशिया की तरफ से। अमेरिका का आर्टेमिस 2 भी प्लान्ड है नवंबर 2024 में, जब वो इंसानों को मून के पास ऑर्बिट करने के लिए भेजा जाएगा। और आने वाले सालों में चाइना भी प्लान कर रहा है चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने की। मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।